हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑर्बिटल केमिस्ट्री बाय दिनेश गहलोत। होप यू डूइंग ऑल वेल। आज के लिए हम बहुत ही एक इम्पोर्टेंट लेक्चर लेके आए हैं और ये जो लेक्चर बेस्ड है कंप्लीट ट्वेल्थ केमिस्ट्री पे। इस लेक्चर के अंदर हम टोटल जितने भी ट्वेल्थ क्लास केमिस्ट्री के अंदर जितने भी चैप्टर हैं उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जो है अपन डिस्कशन करेंगे। फिलहाल इस लेक्चर के अंदर जो है हम जो पार्ट 1 जो है आपकी जो बुक फर्स्ट है जो चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 9 तक है उसके रिगार्डिंग जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनके बारे में जो है अपन डिस्कशन करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ये वीडियो लेक्चर रहने वाला है। ये जो सारे टॉपिक जो है आपको बोर्ड एग्जाम्स के अंदर बेस्ट स्कोर करने में बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट गेट स्टार्टेड। अब देखिए जो फर्स्ट चैप्टर है वो सॉलिड स्टेट है। इसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है या फिर जो क्वेश्चंस बनते हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं कि देखिए फर्स्ट जो टॉपिक है वो आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमोर्फस सॉलिड से है। यहाँ पर इनके जो आपको जो है डिफरेंसेस पूछे जाते हैं जनरली, और इसके अंदर ही जो आपको एक अनिसोट्रोपिक एंड आइसोट्रोपिक नेचर है जो क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमोर्फस सॉलिड से रिलेटेड है। इससे रिलेटेड से भी जो है चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है। अब इस टॉपिक के अंदर आपको जो एक और चीज़ का भी ध्यान रखना है कि कुछ कंपाउंड्स है जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं और कुछ कंपाउंड्स जो होते हैं वो अमोर्फस सॉलिड्स होते हैं जिनके एग्जाम्पल्स बुक के अंदर दे रखे, तो आपको वो भी आनी चाहिए। फिर इसके बाद जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो आपका इस चैप्टर के अंदर वो रहने वाला है यूनिट सेल। अब यूनिट सेल के अंदर भी आपको इसके टाइप्स पता होने चाहिए। तो सिंपल एफसीसी, बीसीसी एंड ईसीसी, इनके अंदर नंबर ऑफ एटम्स आपको पता होना चाहिए। जैसे एफसीसी के अंदर 4 जो है एटम्स होते हैं, सिंपल के अंदर 1 होता है, बीसीसी के अंदर 2 होते हैं। और उसके बाद जो है आपको 7 क्रिस्टल सिस्टम जैसे क्यूबिक, हेक्सागोनल, रोम्बिक, ट्राइक्लिनिक वगैरह वगैरह इस एक्सेट्रा इस टाइप के जो 7 क्रिस्टल सिस्टम हैं उनके अंदर उनकी जो एज लेंथ है यानी ए बी सी और उनके बीच का जो एंगल है अल्फा बीटा गामा, ये आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद जो है पैकिंग एफिशिएंसी का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, और पैकिंग एफिशिएंसी भी स्पेशली सिंपल एफसीसी एंड बीसीसी की इनके डेरिवेशन आपको आने चाहिए। उसके बाद जो है अगर इम्पोर्टेंट नेक्स्ट टॉपिक की अगर मैं बात करूँ तो वो डिफेक्ट्स रहने वाले हैं। अब डिफेक्ट्स के अंदर डिफेक्ट्स भी बहुत टाइप के हैं। उस डिफेक्ट्स में से अगर मैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट की बात करूँ तो फ्रैंकल एंड शॉर्ट की डिफेक्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इनके अंदर फ्रैंकल एंड शॉर्ट की डिफेक्ट शो करने वाले जो कंपाउंड्स हैं उनको भी जो उनका नॉलेज भी जो आपको होना चाहिए। फिर उसके बाद जो है एक डिफेक्ट्स के अंदर एक छोटा सा टॉपिक है एप सेंटर का। जो भी आयनिक सॉलिड्स हैं जो जिनके अंदर कलर का फॉर्मेशन होता है, जैसे NaCl येलो कलर का होता है, KCl वॉयलेट कलर का होता है, जिसका रीज़न एप सेंटर होता है, तो उसके बारे में आपको जो है नॉलेज होना चाहिए। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बैंड थ्योरी से है। अब ये बैंड थ्योरी के अंदर जो कंडक्टर, नॉन कंडक्टर एंड सेमी कंडक्टर है उनके बारे में जो है अपन को नॉलेज दिया गया है, तो ये अपन को पता होना चाहिए बैंड थ्योरी के अंदर कैसे जो है करंट का क्या बोलते हैं कंडक्टेंस होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक जो है वो है मैग्नेटिज्म, यानी फेरोमैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म, फेरीमैग्नेटिज्म, इससे रिलेटेड जितने भी जो सब्सटेंस होते हैं इनकी जो डेफिनेशन होती है और इनके जो एग्जांपल हैं वो आपको आनी चाहिए। अगर अपन बुक के अंदर एग्जाम्पल क्वेश्चंस की बात करें तो ये एग्जाम्पल क्वेश्चंस इनकी आप प्रैक्टिस बिल्कुल कर लीजिएगा, और इन टेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर इनकी जो आप प्रैक्टिस बिल्कुल कर लीजिएगा। उसके बाद जो है नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं सॉल्यूशन। अब देखिए सॉल्यूशंस के अंदर जो फर्स्ट जो टॉपिक है वो है कंसंट्रेशन टर्म का, जिसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या रहने वाला है, एक तो रहने वाला है मोल फ्रैक्शन, दूसरा रहने वाला है मोलरिटी। इन दोनों में से हमेशा बारी बारी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद जो एक जो है क्वेश्चन जो है वो मोलेलिटी से भी बन सकता है आपका। तो मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी एंड मोलेलिटी, ये कंसंट्रेशन टर्म के अंदर काफ़ी 3 इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक है जहाँ से न्यूमेरिकल बन सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो एक तो हेनरी लॉ और उसकी एप्लीकेशन, ये आपको आनी चाहिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है राउल्स लॉ है। राउल्स लॉ के बाद जो है आपको राउल्स लॉ के अंदर जो है आपको ग्राफ भी आना चाहिए, टोटल प्रेशर एंड पार्शियल प्रेशर के रिगार्डिंग। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो सॉल्यूशन के बारे में है। सॉल्यूशंस के 2 टाइप्स होते हैं, आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब देखिए आइडियल सॉल्यूशंस की कंडीशंस एंड नॉन आइडियल की कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए। अक्सर एग्जाम्स के अंदर आइडियल एंड नॉन आइडियल का जो है डिफरेंस पूछा जाता है, और साथ ही आपको आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के जो एग्जाम्पल होते हैं वो आपको आने चाहिए। अगर आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के अंदर भी अगर अपन ज़्यादा इंपॉर्टेंट की अगर बात करें, वेटेज की बात करें, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस जो होते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर एक टॉपिक है पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन का। अब इससे रिगार्डिंग जो है बुक के अंदर जो है ग्राफ भी है वो भी अपने लिए इंपॉर्टेंट है पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन के। और पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन कौन कौन से जो है सॉल्यूशन शो करते हैं उनके एग्जांपल आपको आने चाहिए। जैसे एथेनॉल में एसीटोन का सॉल्यूशन एंड क्लोरोफॉर्म
एंड एसीटोन का सोल्यूशन। ये दो जो सोल्यूशन है वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। तो इनका विथ स्ट्रक्चर आपको एक्सप्लेनेशन आना चाहिए। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो एजियोट्रॉप्स है। इसमें भी इसके भी दो टाइप्स है, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट्स एंड मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट्स एजियोट्रॉप्स। और इस चैप्टर का जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के अंदर भी आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, तो वो है एक तो फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है इंपॉर्टेंट वो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, नेक्स्ट है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और उसके बाद जो है ऑस्मोटिक प्रेशर। आपकी जो न्यूमेरिकल है वो एक तो कंसंट्रेशन टर्म्स एंड एक इन तीनों टॉपिक में से बनने के पूरे चांसेस है। उसके बाद जो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है एबनॉर्मल मोलर मास, और इसके अंदर भी आपको क्या पढ़ना है, इसके अंदर आपको पढ़ना है वेंट हॉफ फैक्टर। और ये जो क्वेश्चन है इनकी आप प्रैक्टिस बिल्कुल कर लीजिए। उसके बाद जो है नेक्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, एक तो डैनियल सेल। अब डैनियल सेल, उसका डायग्राम, उसकी एनोड कैथोड रिएक्शन और उसकी नर्स्ट इक्वेशन, डैनियल सेल के रिगार्डिंग सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, क्योंकि ये एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से जो है एक है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है नर्स्ट इक्वेशन। अब नर्स्ट इक्वेशन के अंदर भी आपको पढ़ना क्या है, एक तो डैनियल सेल की नर्स्ट इक्वेशन पढ़नी है, फिर नर्स्ट इक्वेशन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी एंड गिब्स एनर्जी यानी डेल्टा जी के साथ जो रिलेशन की इक्वेशन है ये आपको पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में, जनरली इसका डायग्राम पूछा जाता है। और उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कोलरॉस लॉ एंड एप्लीकेशन। अब कोलरॉस लॉ जो है थियोरेटिकल पार्ट भी है और यहाँ से जो है वो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी बनते हैं, आंकिक प्रश्न भी जो है बनते हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो टॉपिक है वो फेराडेज लॉ है। फेराडे के जो है दो लॉ है, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ, वो आपके आने चाहिए। तो उसके बाद जो है चैप्टर का जो एंड पार्ट है उसके अंदर जो है खूब सारी बैटरीज दे रखी है। तो उसके अंदर अपन को विशेष तौर पर जो है बैटरी, कौन सी बैटरीज का ध्यान रखना है बैटरीज में, एक तो लेड स्टोरेज बैटरी और सेकंड जो है फ्यूल सेल। और उसके बाद जो है चैप्टर का सबसे लास्ट जो टॉपिक है वो है कोरिजन, जिसके अंदर अपन को रस्टिंग ऑफ आयरन पढ़नी है। और इस चैप्टर के रिगार्डिंग अपन को ये क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल ही सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो केमिकल काइनेटिक्स है। अब इसके अंदर जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। अब वो भी किसके बारे में, एक तो जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर के बारे में। अब देखिए जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर के रिगार्डिंग जितने भी टॉपिक्स है वो सारे इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि एक तो उनकी डेरिवेशन, जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर के लिए डेरिवेशन भी किसकी, एक तो रेट कांस्टेंट के और टी के लिए, फिर इन दोनों के लिए जो टी हाफ है यानी जो हाफ लाइफ का जो डेरिवेशन है जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर, वो भी अपने लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि के एंड टी हाफ का जो डेरिवेशन है जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर के रिगार्डिंग अक्सर पूछा जाता है, आपको क्वेश्चन पक्का मिलेगा। फिर उसके बाद इनके जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर के जो एग्जांपल है, जैसे नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन से अमोनिया का फॉर्मेशन जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो ये एग्जांपल आपको पता होना चाहिए। जैसे रेडियो एक्टिव डीके जो होता है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो ये एग्जांपल सारे आपको पता होनी चाहिए, ये पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद जो जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर के जो ग्राफ है, ग्राफ इनके बीच में एक तो कंसंट्रेशन और टाइम, इनके बीच के जितने भी ग्राफ है वो सारे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जैसे इन्वर्जन ऑफ केन, शुगर वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इनकी डेफिनेशन और इनके एग्जांपल आपको पता होने चाहिए। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट जो टॉपिक है वो मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसके आपको जो अक्सर जो है डिफरेंसेस पूछे जाते हैं, तो ये आपको जो है 3 से 4 डिफरेंसेस आपको आनी चाहिए। और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, यानी रेट ऑफ रिएक्शन को टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट कैसे जो है वो अफेक्ट करते हैं। तो देखिए स्टार्टिंग के अंदर जो है वो टेम्परेचर के बारे में दे रखा है कि जो टेम्परेचर है वो किसी भी रेट को जो है ट्वाइस या फिर 2 गुना या फिर 3 गुना कर देता है, और उसके रिगार्डिंग जो भी आपको जो ग्राफ है वो आपको आनी चाहिए। फिर इसके बाद जो रेट ऑफ रिएक्शन पे जो कैटलिस्ट का जो इफेक्ट है, ये देखिए आपका जो ग्राफ दे रखा है, इस पर एक जो है एक रिएक्शन जो है, ये वाली जो रिएक्शन है वो विदाउट कैटलिस्ट है और ये वाली जो रिएक्शन है वो विद कैटलिस्ट है। तो कैटलिस्ट कैसे जो है किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को जो है कम कर देते हैं, इन सब की जो इन्फॉर्मेशन जो है आपको पता होनी चाहिए। अब बुक के अंदर जो एग्जाम्पल्स एंड इनटेक्स्ट क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट, वो एक तो ये हैं एग्जाम्पल्स, और इनटेक्स्ट क्वेश्चन जो ये हैं ये आपको सॉल्व बिल्कुल करने ही करने हैं। न्यूमेरिकल्स के अंदर फर्स्ट ऑर्डर एंड जीरो ऑर्डर के रिगार्डिंग आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं, जनरली ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन पूछी जाती है, तो इनका जो है आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सरफेस केमिस्ट्री से, बहुत ही बड़ा चैप्टर है। अब इसके अंदर जो आपको स्टार्टिंग में जो है एडजॉर्प्शन एंड
एब्जॉर्प्शन की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, इनके जो एक दो डिफरेंसेस पता होने चाहिए। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो एड्जॉर्प्शंस के टाइप दे रखे हैं, टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन। इसके अंदर दो टाइप, एक तो फिजिजॉर्प्शन है, केमिजॉर्प्शन है। इनकी एक तो डेफिनेशन और इनके कैरेक्टरिस्टिक, फिजिजॉर्प्शन की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, केमिजॉर्प्शन की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, और इसके अंदर भी जो है फ्राइनलिक आइसोथर्म थर्म कि कैसे जो है एक प्रेशर एंड एड्जॉर्प्शन जो है वो एक दूसरे से को रिलेट करते हैं। इनका ग्राफ और इनकी जो इक्वेशन या फिर इनका जो डेरिवेशन है वो आपको आना चाहिए। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस कैटालाइसिस विद एग्जांपल, कौन कौन सी रिएक्शंस के अंदर होमोजीनस और कौन कौन सी रिएक्शंस के अंदर हेट्रोजीनस कैटालाइसिस के फिनोमिनन होते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो कोलॉइड्स है। अब इस कोलॉइड्स के अंदर जो है आपको जैसे सोल, एरोसोल, जेल वगैरह, ये जो कोलॉइड्स है वो किन किन फेज से मिलकर बने हैं उनका आइडिया आपको होना चाहिए। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है आपको कोलॉइड्स के अंदर टाइप दे रखे हैं लियोफिलिक एंड लियोफोबिक कोलॉइड्स, इनके टाइप्स और इनके डिफरेंस आपको होने चाहिए। फिर नेक्स्ट जो है टॉपिक है वो एसोसिएट्स कोलॉइड्स, जिसके अंदर आपका मिसेल फॉर्मेशन, यानी कैसे मिसेल जो है वो डर्ट और मेल को जो है वो कपड़ों से हटाता है, उसकी जो इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स, इसके अंदर जो है ब्रेडिक्स आर्क मेथड जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है विद डायग्राम, और इसके अंदर एक छोटा सा टॉपिक है पेप्टाइजेशंस का जो भी प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स का ही है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट है वो टिंडल इफेक्ट, काफ़ी बार पूछा जाता है टिंडल इफेक्ट, ये एक फिनोमिनन है कोलॉइडल सॉल्यूशन का। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इमल्जन के बारे में, ये भी दो टाइप्स के होते हैं, ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल, और इनका आपको एग्जाम्पल भी पता होने चाहिए। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो फिनोमिनन ड्यू टू कोलॉइड्स। अब इसके अंदर आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है कि जो स्काई है उसका ब्लू कलर जो है वो किसकी वजह से होता है, और रिवर के अंदर जो डेल्टा फॉर्मेशन है वो क्यों होता है। तो ये सारी चीज़ें इस चैप्टर के रिगार्डिंग आपको पता होनी चाहिए। अब जो नेक्स्ट चैप्टर जो है वो जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। अब देखो इस चैप्टर के अंदर मोस्टली जो है आपको पहले डायग्राम पूछे जाते थे, तो अभी भी इस चैप्टर के अंदर डायग्राम सारे इंपॉर्टेंट है, जितने भी एक्सट्रैक्शन के जो भी मेथड है उनके डायग्राम से सबसे पहले जो है आपको लर्न करने हैं। अब देखिए कुछ मेथड है जैसे मैग्नेटिक सेपरेशन है, रिवर बैटरी फर्नेस है, जोन रिफाइनिंग प्रोसेस है, फोर्थ फ्लोटेशन मेथड है, फिर उसके बाद जो ब्लास्ट फर्नेस है, तो इन सबके प्रोसेस के जो डायग्राम है वो आपको आने चाहिए। और इसके अंदर ये जो ब्लास्ट फर्नेस है इसके अंदर आपको जो है ये जो है अपना आयरन का जो एक्सट्रैक्शन है इसका जो है कि ये मेथड है जिसके अंदर इसकी रिएक्शन, ब्लास्ट फर्नेस के अंदर होने वाली रिएक्शन, और ये जो एलिंगम डायग्राम है वो आपको आना चाहिए। कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग की जो है आपको डिफरेंसेस आपको पते होने चाहिए। जोन रिफाइनिंग प्रोसेस के अंदर जो है निकल का जो है अपन कैसा एक्सट्रैक्शन करते हैं जोन रिफाइनिंग के थ्रू, ये आपको पता होना चाहिए। और मैग्नेटिक एंड रिवर बैटरी, इनके डायग्राम आपको जो है वो पता होने चाहिए। फिर उसके बाद जो एक टॉपिक है थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी एंड एलिंगम डायग्राम, ये आपको इसका जो है बिल्कुल आइडिया होना चाहिए। फिर उसके बाद इस चैप्टर के अंदर कुछ और के जैसे फॉर्मूला, जैसे एल्यूमिनियम जो है वो कौन कौन से ओर से जो एक्सट्रैक्ट किया जाता है उसके कुछ फॉर्मूले हैं वो आपको पता होने चाहिए। आयरन, कॉपर और जिंक कौन कौन से ओर से जो है वो निकाले जाते हैं, जैसे आयरन जो है वो मैग्नेटाइट एंड हेमेटाइट से जो निकाला जाता है, जिंक जो है जिंक पायरेट्स वगैरह, कॉपर पायरेट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा से जो इन और से जो इनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो इनके फॉर्मूले और इनके नाम जो है आपको पता होने चाहिए। अब नेक्स्ट जो चैप्टर है वो पी ब्लॉक एलिमेंट्स है। देखिए अब ये जो चैप्टर है ना बहुत ही बड़ा है। केमिस्ट्री में अगर किसी चैप्टर से सबसे ज़्यादा अगर टॉपिक जो है ना वो इस चैप्टर के अंदर है, तो अक्सर बच्चे जो है इस चैप्टर को स्किप करना ही पसंद करते हैं क्योंकि उनको समझ में ही नहीं आता है पढ़ना क्या है। तो एक बार क्विक टाइम के लिए अपन जो है मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लेते हैं, आप उनको कवर कर लीजिए, आपके जो है इस चैप्टर के रिगार्डिंग जो है मार्क्स आपके पक्के हैं। अब देखिए सबसे पहले तो आपको ना जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए, किन का, हर एक ग्रुप का, ग्रुप 15 से लेके ग्रुप 18 तक का सबका आपको जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। फिर उसके बाद जो है ग्रुप 15 नाइट्रोजन फैमिलीज़ के अंदर जो है आपको एनोमेलस प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कैसे जो है अलग बिहेव करता है अपने ग्रुप के एलिमेंट के अंदर, जो है इसका जो है आपको नॉलेज होना चाहिए। फिर नाइट्रोजन के ही कुछ क्वेश्चन है जैसे जो बॉन्ड एंथैल्पी है नाइट्रोजन की वो सबसे ज़्यादा है, क्यों, इसका रीज़न बताइए। और एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो नाइट्रोजन है वो रूम टेम्परेचर पे इनर्ट है, तो इसका क्या रीज़न है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपसे पूछी जा सकती है। फिर उसके बाद नाइट्रोजन के कुछ कंपाउंड्स है जैसे अमोनिया। अब इस अमोनिया के अंदर NH3 के अंदर आपको ध्यान में क्या रखना है, एक तो अमोनिया का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए।
अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन जो है कौन से हाइब्रिडाइजेशन में है आपको ये पता होना चाहिए। और आपको इंपॉर्टेंट एक हेबर प्रोसेस यानी अमोनिया फॉर्मेशन का जो मेथड है जिसको अपन हेबर प्रोसेस बोलते हैं वो पता होना चाहिए। और हेबर प्रोसेस के अंदर भी है ना एक टॉपिक है जिसके अंदर ऑप्टिमम कंडीशन पूछी जाती है कि भाई हेबर प्रोसेस के अंदर भी सबसे ज़्यादा अमोनिया फॉर्मेशन के लिए अपन कौन कौन सी कंडीशन यानी टेम्परेचर और कैटलिस्ट की कौन कौन सी कंडीशन है। जैसे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए, कैटलिस्ट जो है वो निकल प्लेटिनम या फिर पैलेडियम वगैरह होनी चाहिए। तो ये हेबर प्रोसेस से जो है अपन अमोनिया की बहुत अच्छी यील्ड कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन है जैसे कि PH3 हैज़ लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन NH3 यानी जो PH3 का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम है NH3 के कंपेरिजन में वाई। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वाई डज अमोनिया एक्ट एज लुइस बेस, अमोनिया जो है लुइस बेस के जैसे बिहेव क्यों करता है। तो ये क्वेश्चन जो है आपको दोनों को जो इनका जो आंसर आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नाइट्रिक एसिड के बारे में, नाइट्रोजन का कंपाउंड HNO3 के बारे में है। अब इसके अंदर भी सेम आपको एक तो आपको इसका जो स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, फिर इसके अंदर जो नाइट्रोजन है वो कौन से हाइब्रिडाइजेशन में है वो आपको ये पता होना चाहिए। अब उसके बाद नाइट्रिक एसिड की एक रिएक्शन है जिसको अपन ब्राउन रिंग टेस्ट भी बोलते हैं, जो कि NO3 को या फिर NO3 के नाइट्रेट के टेस्ट के लिए यूज़ ली जाती है। तो इसकी रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो है वो एलोट्रोप्स ऑफ फॉस्फोरस है जिसके अंदर वाइट एंड रेड फॉस्फोरस इन दोनों का स्ट्रक्चर एंड इन दोनों के बारे में आपको जो है कुछ डेफिनेशन या फिर इनके कैरेक्टरिस्टिक आपको पता होनी चाहिए। फिर इसके बाद जो है फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, हालांकि फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड एंड फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड दोनों इंपॉर्टेंट है लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। अब इसके अंदर यानी ये जो PCl5 है, अब इसके अंदर भी आपको ध्यान में क्या रखना है कि PCl5 के एक्सियल एंड इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ की कौन सा बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है कौन सा बॉन्ड लेंथ कम है और इसका रीज़न आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट जो है एक क्वेश्चन है बॉन्ड एंगल इन PH4 इज़ हायर देन इन PH3 यानी जो PH3 का जो बॉन्ड एंगल है वो कम है PH4 के कंपैरिजन में। तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। भाई इसका आंसर क्या है, भाई PH3 के अंदर क्या होता है, एक लोन पेयर होता है जिससे रिपल्शन होता है जिसकी वजह से इसका बॉन्ड एंगल कम हो जाता है, लेकिन PH4 के अंदर किसी भी टाइप का लोन पेयर नहीं होता है। तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉनों के बीच में जो है किसी भी टाइप का रिपल्शन नहीं होने की वजह से इनकी बॉन्ड एंगल की वैल्यू ज़्यादा होती है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ऑक्सो एसिड्स है। अब देखिए इस चैप्टर के अंदर जितने भी ग्रुप्स के जो ऑक्सो एसिड्स हैं वो सारे इंपॉर्टेंट है, चाहे वो हेलोजन के हो चाहे वो फॉस्फोरस के हो, सारे ऑक्सो एसिड जो है वो इंपॉर्टेंट है। ऑक्सो एसिड में भी क्या एक तो उनका स्ट्रक्चर, उनका फॉर्मूला और उनके नाम आपको पता होने चाहिए। अब यहाँ पर जो ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस ये आपको ध्यान में होनी चाहिए। अब ऑक्सो एसिड के अंदर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ऑक्सो एसिड की बेसिसिटी एंड एसिडिटी बताइए। तो भाई जिस ऑक्सो एसिड के अंदर नंबर ऑफ OH जितने ज़्यादा होंगे उसकी बेसिसिटी उतनी ज़्यादा होगी, और जिस ऑक्सो एसिड के अंदर नंबर ऑफ हाइड्रोजन या फिर नंबर ऑफ H बॉन्ड ज़्यादा होंगे उसकी एसिडिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। फिर दो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है वाई H2 इज़ लिक्विड एंड H2S इज़ अ गैस, यानी पानी जो है वो लिक्विड के जैसे लिक्विड होता है और H2S जो है वो गैस के जैसे हैं, इसका रीज़न आपको बताना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वाई डज ओजोन O3 एक्ट एज पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसको अपन जो है ब्लीचिंग एक्शन में भी जो है यूज़ में लेते हैं। उसके बाद जो है आपको सल्फर के जो है एलोट्रोप्स पता होने चाहिए यानी रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक सल्फर विथ स्ट्रक्चर। उसके बाद ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर, इनके नाम और स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। फिर नेक्स्ट टॉपिक जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में यानी H2SO4 के बारे में है। अब इसके अंदर भी आपको क्या पता होना चाहिए, एक तो सल्फ्यूरिक एसिड का जो H2SO4 का जो प्रिपरेशन का जो मेथड है जिसको अपन कॉन्टैक्ट प्रोसेस बोलते हैं, इसकी रिएक्शंस आपको पता होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट जो है ग्रुप 17 स्टार्ट हो जाता है, ग्रुप 17 है हेलोजन फैमिली। अब इसके अंदर जो है आपको फ्लोरीन एंड क्लोरीन के बीच की जो एंथैल्पीज का वेरिएशन यानी जो फ्लोरीन एंड क्लोरीन के बीच की आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एटॉमिक साइज, इनके बीच के जो डिफरेंसेस से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स या फिर जो क्वेश्चन है वो आपके पक्के होने चाहिए। फिर उसके बाद जो देखो एक रिएक्शन है, क्लोरीन की रिएक्शन है विथ हॉट एंड कोल्ड NaOH डाइल्यूट एंड कंसनट्रेट NaOH के साथ रिएक्शन, हॉट एंड कोल्ड एंड कंसनट्रेट एंड डाइल्यूट NaOH के साथ क्लोरीन की रिएक्शन, ये आपको पता होनी चाहिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्सो एसिड्स ऑफ हेलोजन, इनकी नाम और स्ट्रक्चर आपको पता होने चाहिए। फिर उसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटर हेलोजन कंपाउंड्स, यानी जब हेलोजन एलिमेंट खुद आपस के अंदर कोवेलेंट बॉन्डिंग करके कंपाउंड बना ले। अब इसके अंदर जो एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो इंटर हेलोजन कंपाउंड्स होते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कंपेयर टू नॉर्मल हेलोजन कंपाउंड के कंपैरिजन में, तो इसका रीज़न जो है आपको पता होना चाहिए। फिर इसके बाद जो ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो है ग्रुप 18 यानी जो नोबल गैस एलिमेंट है, इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बिल्कुल आपको आना चाहिए। फिर इसके अंदर जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है,
वो है कुछ स्ट्रक्चर्स। अब स्ट्रक्चर कौन से, एक तो जीनॉन एंड फ्लोरीन से रिलेटेड जितने भी कंपाउंड है उनके स्ट्रक्चर आपको पता होने चाहिए, एंड जीनॉन एंड ऑक्सीजन से रिलेटेड जितने भी कंपाउंड है उनके स्ट्रक्चर एंड फॉर्मूला आपको पता होने चाहिए। अब जो नेक्स्ट जो चैप्टर है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है, देखिए इजी चैप्टर है। अब इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले तो जो है डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर ये जो 3D सीरीज के जो एलिमेंट है जो स्कैंडियम से जिंक तक है, इनके एक तो आपको एटॉमिक नंबर एंड इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको बिल्कुल जो है आपको लर्न होना चाहिए, क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको इस चैप्टर के अंदर तो हेल्प करेगा। नेक्स्ट चैप्टर जो 9 चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसके अंदर भी जो है आपको बहुत हेल्प करने वाला है, क्योंकि वहाँ पर जो है वीबीटी से अपन को हाइब्रिडाइजेशन एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है अपन को समझ में आएगी। अगर अपन को इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन याद नहीं होंगे तो उनके क्वेश्चन नहीं बनने वाले हैं। तो सबसे पहले तो लर्न देयर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, सिर्फ और सिर्फ 3D सीरीज के एलिमेंट। अब देखो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर जो है एक तो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं और एक होते हैं स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट, तो इन दोनों की डेफिनेशन और इन दोनों के एग्जांपल आपको आने चाहिए। फिर उसके बाद जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर जो है इनके मेल्टिंग पॉइंट्स और इनकी जो एटॉमिक साइज कैसे वेरी करती है एक दूसरे के साथ, कौन सा जो मेल्टिंग पॉइंट, कौन सी सीरीज यानी 3D 4D 5D में से कौन सी सीरीज के एलिमेंट का जो मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। अब यहाँ पर जो है 3D सीरीज के एलिमेंट की जो साइज़ है वो कम होती है, लेकिन 4D एंड 5D एलिमेंट के सीरीज की जो साइज़ है वो 3D के कंपेरिजन में तो ज़्यादा होती है, लेकिन 4D एंड 5D सीरीज के एलिमेंट के बीच में जो है साइज़ का जो है वो डिफरेंस बहुत कम होता है। तो इसका रीज़न लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन होता है। तो इसके बारे में जो है आपको नॉलेज होना चाहिए कि लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन की वजह से ही 4D एंड 5D सीरीज के एलिमेंट की जो साइज़ है वो ऑलमोस्ट एक जैसी होती है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट आपको 3D या फिर जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो इनके अंदर एलिमेंट होता है एक तो मैंगनीज और होता है क्रोमियम। ये ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन के साथ जब इनके साथ अगर कंपाउंड बना ले तो इनके अंदर ये मैंगनीज एंड क्रोमियम जो है वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ होते हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड जितने भी छोटे क्वेश्चंस बनते हैं, इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो स्टेबल होती है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इनके अंदर स्टेबल है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद एक नया टॉपिक है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जनरली जो मेटल्स होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स, इनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी जो ई नोड जो होता है वो जनरली नेगेटिव होता है, लेकिन जो कॉपर है यानी कॉपर 2+ एलिमेंट, इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव में भी कितना 0.34 वोल्ट होता है। तो इसका रीज़न आपसे पूछ लिया जा सकता है। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक है वो है न्यूमेरिकल, आपसे पूछ लिया जा सकता है मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में, जिसको स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट बोलते हैं। इसका ये फॉर्मूला है जिसके अंदर यहाँ पर जो n है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है वो एक्वस सॉल्यूशन के साथ, यानी इनको अगर अपन पानी में घोल ले तो वो कलर फॉर्मेशन करते हैं। क्यों करते हैं इसका रीज़न। फिर उसके बाद जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड यानी डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन अगर इनको मिक्स कर दे तो कुछ कंपाउंड्स बनते हैं। इनके कैरेक्टरिस्टिक आपको पता ही होने चाहिए, इंटरस्टिशियल कंपाउंड के कैरेक्टरिस्टिक। फिर उसके बाद जो है ब्लॉक एलिमेंट्स स्टार्ट हो जाता है। ब्लॉक एलिमेंट के अंदर लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो आपको आना चाहिए। अब उसके अंदर एक कंट्रैक्शन होता है, एक तो होता है लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन होता है, एक एक्टिनॉइड कंट्रैक्शन होता है। तो दोनों की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। और फिर एक जो है एक्टिनॉइड कंट्रैक्शन जो है वो लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन के कंपैरिजन में ज़्यादा जो वो स्ट्रॉन्ग होता है, इसका रीज़न आपको पता होना चाहिए। और लास्ट जो टॉपिक है कि जो लेंथेनाइड्स होते हैं वो +4 की ऑक्सीडेशन जो है ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो शो करते हैं, या फिर इनकी जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +4 है, इसका रीज़न आपको बताना है। तो ये सारी चीज़ें आपको डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर पता होनी चाहिए। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और स्कोरिंग चैप्टर है। इसके अंदर देखिए सबसे फर्स्ट अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है लिगेंड्स। अब लिगेंड्स के रिगार्डिंग जितनी भी इस चैप्टर के अंदर जो है कुछ टॉपिक्स हैं वो सारे इंपॉर्टेंट है। एक तो लिगेंड्स के जो है वो टाइप्स इंपॉर्टेंट है। लिगेंड जो है किन किन टाइप्स के होते हैं, जैसे डेंटिसिटी के बेसिस पे जो है मोनोडेंटेड, बाईडेंटेड, पॉलीडेंटेड, और इनके एग्जांपल्स, इनके फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। फिर उसके बाद जो डेंटिसिटी की डेफिनेशन क्या होती है वो आपको पता होने चाहिए। फिर उसके बाद जो है चिलेटरिंग एंड चिलेशन क्या होता है लिगेंड्स के अंदर वो आपको पता होना चाहिए। और लिगेंड के अंदर जो एम्बीडेंटेड लिगेंड होते हैं इनकी डेफिनेशन और कौन कौन से इनके जो एग्जाम्पल कौन कौन से वो आपको पता होने चाहिए। फिर उसके बाद जो है जियोमेट्रिकल, देखिए इसके अंदर आइसोमेरिज्म ऑप्टिकल भी है एंड जियोमेट्रिकल भी है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है। दो आपको स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स दे दिया जाएगा और इनके अंदर जो है आपको आइसोमेरिज्म पूछ लिया जाएगा। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है इसके अंदर, देखिए इस चैप्टर के अंदर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो दो है। एक तो वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और दूसरा है आईयूपैक नेमिंग।
अब आईयूपैक नेमिंग के अंदर आपको मोस्टली जो है फॉर्मूला दे दिया जाता है और उससे जो है आपको उसका जो फॉर्मूले का जो आईयूपैक नाम आना चाहिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है आपको नाम दे दिया जाए और आपसे फॉर्मूला भी पूछ लिया जा सकता है। तो ये दोनों चीज़ें आपको आनी चाहिए, स्पेशली फॉर्मूले से आपको नाम लिखना आना चाहिए। फिर उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एज आई टोल्ड यू, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वीबीटी। अब इस वीबीटी के अंदर आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का एक तो आपको हाइब्रिडाइजेशन पता करना आना चाहिए कि भाई ये जो कॉम्प्लेक्स है इसके अंदर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 है, d2sp3 है, sp3d2 है। अब इससे जो है अपन ये पता कर पाएंगे कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या फिर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर ही जो अपन को कॉम्प्लेक्स की जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अपन को जो है वो पता होनी चाहिए, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक की। अब ये सारी चीज़ें कैसे पता करते हैं, तो ये जो है इन सारी चीज़ों को अपन को इनको समझने के लिए अपन को इनका जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अपन को समझना पड़ेगा। अपन को जो है स्ट्रॉन्ग लिगेंड एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड वीक फील्ड लिगेंड, इनके बारे में आपको जो है पता होना चाहिए कि क्या कहाँ इलेक्ट्रॉनों की जो डी ऑर्बिटल के अंदर पेयरिंग होगी, कहाँ नहीं होगी, किस लिगेंड के साथ इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर्ड रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको वीबीटी के अंदर सारी चीज़ें आपको सॉल्व करनी आनी चाहिए। फिर उसके बाद जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अंदर भी इंपॉर्टेंट जो है वो स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड्स, जिसका एक जनरल डायग्राम है। ये ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग का जो है डायग्राम है। ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग के अंदर जो है लिगेंड जो है वो एक्सिस पर से जो है वो डी ऑर्बिटल क्या बोलते हैं डी एलिमेंट्स को जो है अप्रोच करते हैं, जिससे इनका जो डी सबशेल है वो दो पार्ट के अंदर डिवाइड हो जाता है, T2G एंड EG के अंदर जो है। और इनके बीच की जो ये जो स्प्लिटिंग होती है इसी को अपन जो है ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग बोलते हैं। ठीक वैसे ही जो है टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग भी होती है। तो इसका डायग्राम, ऑक्टाहेड्रल का डायग्राम, ये सारा आपको आना चाहिए। फिर उसके बाद जो है स्ट्रॉन्ग एंड वीक फील्ड के लिगेंड, इनके एग्जाम्पल और इनकी डेफिनेशन, जैसे पेयरिंग एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड एनर्जी, इनके बेसिस पे स्ट्रॉन्ग एंड वीक फील्ड लिगेंड को जो है अपन डिसाइड करते हैं। ये आप इसका जो आइडिया आपको होना चाहिए। फिर लास्ट के अंदर जो है बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल, इसका जो आपको स्पेशली डायग्राम पता होना चाहिए। जैसे कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्डिंग होती है और उसके साथ जो उनकी जो मेटल एटम के साथ जो इनकी जो बॉन्डिंग होती है जिसको साइनर्जिक बॉन्डिंग होती है, तो इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, स्पेशली इनका डायग्राम।